नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन उत्तराखंड का महासंग्राम में। बीजेपी कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है क्योंकि घर में अब घमासान जो है लगातार जारी है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले बीजेपी कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। बीजेपी के विधायक दिलीप रावत ने कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि लैंसडौन विधायक दिलीप रावत ने मंत्री पर राजनीतिक द्वेष भावना का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लैंसडौन विधानसभा क्षेत्र की उपेक्षा की जा रही है। दिलीप रावत ने मुख्यमंत्री से 3 दिन के भीतर कालागढ़ फॉरेस्ट टाइगर रिजर्व प्रभाग कार्यालय में प्रभागीय वनाधिकारी तैनात करने और नैनीडांडा विद्युत वितरण खंड में अधिशासी अभियंता की नियुक्ति करने की मांग की है। ऐसा ना होने की स्थिति में उन्होंने विधानसभा के बाहर आमरण अनशन करने की चेतावनी दी है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी सुरेश जोशी का कहना है कि लैंसडौन विधानसभा क्षेत्र के मामले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संज्ञान लिया है और दोनों पक्षों को सुनकर जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा। अब देखना ये होगा कि क्या इस बार भी हरक सिंह रावत पीछे हटते दिखेंगे या फिर अपनी हट पर डटे रहेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस तरह के जो प्रकरण हैं वो कांग्रेस के अंदर अभी बहुत आएंगे, चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष उत्तरकाशी का विषय हो, चाहे वो उन्होंने जो पूर्व मंत्री यशपाल आर्य जी को ज्वाइन कराया उनका विषय हो, चाहे कोई अन्य विषय हो। क्योंकि जो कार्यकर्ता जिस क्षेत्र में लंबे समय से काम करता है, चुनाव के समय उसकी अनदेखी करके नए कार्यकर्ता को लाया जाता है और उसके बाद उसके बारे में विधानसभा में टिकट की व्यवस्था की जाती है या उसके बारे में सोचा जाता है, तो निश्चित तौर पर इस तरह का आक्रोश रहता है। और कांग्रेस में ये आक्रोश तो पहले से ही है, कई ग्रुपों में कांग्रेस बटी है। हम पहले भी कहते थे कि अगर इनके 10 विधायक विधानसभा में हैं तो 11 इनके ग्रुप हैं, तो ये कांग्रेस की स्थिति है। इसलिए ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है, इसमें हमें बहुत ज़्यादा नहीं कहना, लेकिन सिर्फ इतना कहना है कि भाई जो इस तरह की स्थितियां परिस्थितियां कांग्रेस पैदा कर रही है उसका जो नुकसान है या उसका जो। वहीं ताजा मामला जनपद उत्तरकाशी का है, जहां उत्तरकाशी जिले में तमाम पदाधिकारी इसलिए नाराज हैं क्योंकि पूर्व में वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप का सामना करने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवान को कांग्रेस आलाकमान पार्टी में शामिल करने की कवायद कर रही है। ऐसे में जिले के तमाम पदाधिकारियों में आक्रोश उत्पन्न हो गया है और उन्होंने सामूहिक इस्तीफे की पेशकश भी कर डाली है। लिहाजा कांग्रेस के लिए ये कदम आगामी चुनावों में भारी भी पड़ सकता है और दूसरी ओर ये भी स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस में भी गुटबाजी चरम पर है, जिसका खामियाजा आगामी चुनाव में कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। वहीं इस मामले में कांग्रेस कप्तान ने कहा कि इसका फैसला भी पार्टी हाईकमान को ही लेना है। अभी तक उत्तराखंड की जनता कह रही थी कि ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार निकम्मी है, लेकिन अब सरकार के खुद विधायक कहने लग गए हैं कि हमारी सरकार निकम्मी है। आप देखते हैं कि लैंसडौन के विधायक ने आरोप लगाया है कि माननीय मंत्री हरक सिंह रावत ने उनके क्षेत्र में नियुक्तियां नहीं की हैं। हरक सिंह रावत केवल वही नियुक्ति करते हैं जहां पर उनका अपना हित साधना होता है और अपने लोगों को लगाना होता है, तो शायद अभी उनको कोई आदमी ऐसा मिला नहीं होगा जिनकी नियुक्ति वहां पर की जा सके। तो जो ये पूरा खेल चल रहा है इसको उत्तराखंड की जनता समझ रही है और 2022 का इंतजार कर रही है। की बात की गई है, किस तरह से देखते हैं आप कांग्रेस के कार्यकारिणी दीपक बिजलवान को अगर टिकट देती है या फिर शामिल करती है तो उसको लेकर नाराजगी उत्तरकाशी में देखी जा रही है? नहीं, कुछ कार्यकर्ता मुझसे मिले थे, उन्होंने अपनी बात कही, लेकिन अंततः पार्टी हाईकमान जो उचित समझेगा वो करेगी। जिस तरह से आज हरक सिंह रावत के खिलाफ भी उनके विधायक ने मोर्चा खोला, किस तरह से देखती है कांग्रेस से लगाना ही भारतीय जनता पार्टी में आपस में मैं तो कभी हमेशा कहता आ रहा हूँ कि वहाँ जो है बहुत सिर फुटबॉल की स्थिति है और अभी तो
कई लोगों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान विधायक हैं मुखर होंगे। अभी आगे देखते जाइए होता है क्या। भाजपा के अंदर कई मोर्चे आपस में घमासान चल रहा है। अपने पाप कर्मों को भाजपा झेल रही है और दुख की बात यह है कि पाप कर्म भाजपा का था 2016 में, उसका दंड पूरे राज्य को इन 5 सालों में लगातार भुगतना पड़ा। चलिए, तो दोनों ही पार्टियों में घमासान देखने को मिल रहा है और कोहराम की स्थिति कुछ इस कदर है कि अपनी ही पार्टी के जो नेता हैं वो अपनी ही पार्टी के तमाम मंत्रियों के खिलाफ कहीं ना कहीं अब द्वेष भावना रखने लगे हैं। इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। संगीता शर्मा जी हमारे साथ, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है संगीता जी आपका एनबी न्यूज पर। इसी के साथ धीरेन्द्र प्रताप जी हमारे साथ, उपाध्यक्ष उत्तराखंड कांग्रेस से मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी। मोनिका गुप्ता जी हमारे साथ, मीडिया प्रभारी बीजेपी से मौजूद हैं। आपका भी बहुत स्वागत है मोनिका गुप्ता जी एनबी न्यूज पर। सबसे पहले मोनिका जी आप ही के पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से फिलहाल हरक सिंह रावत और दिलीप रावत के बीच जो अभी गुटबाजी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि आपस में तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है, क्या कुछ कहेंगे आप उसको लेकर? देखिए, ये सब मीडिया के बनाए हुए कयास हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाजपा में सभी कुछ जो भी प्रक्रिया है वो संगठन के निर्णय से चलती हैं और संगठन ही हमारे लिए सर्वोपरि है। प्रत्येक व्यक्ति की राय अपनी खुद की व्यक्तिगत हो सकती है। जी ठीक है, मैं धीरेन्द्र प्रताप जी आपके पास आना चाहूंगी। मोनिका जी ये कह रही हैं कि जो भी बीजेपी के अंदर गुटबाजी देखने को मिल रही है या फिर आपसी घमासान देखने को मिल रहा है, तनातनी जो है वो सिर्फ मीडिया की बनाई हुई बातें हैं, ये उन्होंने कहा है। देखिए, ये बहुत ही गैर जिम्मेदारी की बात है कि आपका विधायक स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट जारी कर रहा है। कोई ये भी नहीं कि खाली कोई झूठा कोई कागज पे स्टेटमेंट जा रहा है और सामने टेलीविजन चैनल्स में कह रहे हैं और बीजेपी के प्रवक्ता बड़ी बेशर्मी से कह देते हैं कि मीडिया। आपको तो इसका विरोध करना चाहिए, मीडिया ही तो आप हैं, आप उनसे बात कर रही हैं, उनसे कहिए। तो ये तो बिल्कुल बेतुका बात है। अरे भाई, विधायक नाराज है, विधायक को लग रहा है कि हरक सिंह जबरदस्ती वहाँ चुनाव लड़ना चाहते हैं, जबरदस्ती वहाँ अपने काम कराना चाहते हैं, जबरदस्ती अपने बेटे की बहू को वहाँ लादना चाहते हैं दिलीप रावत के ऊपर। पूरे प्रदेश को पता है। ये मीडिया का इसमें क्या रोल है? मुझे हैरानी है कि इस तरह की मेरी बहन ऐसी बात कर रही है। और बाकी तो बीजेपी का आंतरिक मामला, हरक सिंह क्या कर रहे हैं, दलीप सिंह क्या कर रहे हैं। देखो, बीजेपी का दिवाला निकल चुका है, इनके नेता इनके कोई अनुशासन में नहीं है। अब वो हरक सिंह कुछ भी कह देते हैं, अगले दिन प्रधानमंत्री के साथ मंच पे दिखाई देते हैं। तो दिलीप रावत को तो साफ दिखाई दे रहा है कि तुम्हारी पतंग कटने वाली है। ठीक है, स्टार्टिंग कमेंट है, इसीलिए मैंने उनको टोका नहीं बीच में। चर्चा की शुरुआत करेंगे, उसके बाद इन बातों को फिर से शुरू करेंगे। संगीता जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। दोनों पार्टियों की बातें आपने सुनी है, आप इस पर क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप तो लगा रही है, लेकिन कहना यह भी गलत नहीं होगा कि दोनों ही पार्टियों में तनातनी और आपसी मतभेद तो है। देखिए, इस तरह जो बीजेपी के अंदर स्थिति चल रही है वो कुछ अलग ही देखने को मिल रही है। तो विपक्ष बोलता था, लेकिन आज इनके अपने ही विधायक एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप लगाने में लगे हुए हैं। और हरक सिंह जी तो कहीं ना कहीं अपना ही फायदा हमेशा देखते हैं, तो अब उन्हें लैंड डाउन से अपनी बहू के लिए टिकट चाहिए। तो इसलिए ये चीजें अब इन बाहर आ रही हैं और कहीं ना कहीं दिलीप रावत जी जिन्हें अपना टिकट बचाना है, उन्हें लग रहा है कि हरक सिंह रावत जी कहीं दबाव बना करके अपनी बहू के लिए जो वहाँ से टिकट की डिमांड कर रहे हैं, तो भाजपा इस पर क्या फैसला लेगी। तो इस वजह से ये दोनों ही विधायकों में चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जो भ्रष्टाचार होता है और जो ये चल रहा है, इससे कहीं ना कहीं जनता का ही नुकसान है और वो जनता ही इसका नुकसान उठा रही है, जो भाजपा की ये नीतियाँ चली आ रही हैं। ठीक है, जनता ही इसका नुकसान उठा रही है। मोनिका जी आपसे एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करेंगे। स्टार्टिंग कमेंट आप सबका हो चुका है, चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। मोनिका जी, आपने ये बात कही कि ये जो तमाम बातें हैं ये मीडिया द्वारा बनाई गई है, लेकिन खुद आपके विधायक जब मीडिया के सामने बयान देंगे तो बातें तो उठेंगी ना, और अगर बातें उठेंगी तो सवाल भी होंगे। ये हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर दावेदारी करने का सबको अधिकार है। पार्टी में दो नेता भी निकल के आ सकते हैं और अपनी अपनी बात रख सकते हैं, उसमें गलत क्या है। लेकिन क्या है कि उनके आपस के जो चीजें हैं वो उनकी व्यक्तिगत चीजें हैं, संगठन का उससे कोई लेन देन नहीं है। संगठन अपनी जगह
अपनी जगह पूरी तरीके से निर्णय जो लेगा वो सोच समझ के लेगा। हमारे यहाँ जो भी चीजें चुनी जाती हैं वो संगठन के निर्णय से ही हम लोग चलते हैं। जनता में किसका क्या रुख निकल के आया उसके हिसाब से ही संगठन निर्णय लेगा ना। लोकतांत्रिक देश है, इसमें हो सकता है कि 2 दावेदार हो, 4 दावेदार हो और बात कर सकते हैं, अपना अपना पक्ष रख सकते हैं। लेकिन आप ये कह रही हैं कि उनका आपसी व्यक्तिगत मामला हो सकता है, संगठन का इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आप ही के विधायक तो है ना, विधायक तो बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना वो। जी 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 जी, लेकिन ऐसा है ना कि अगर विधायक सिटिंग विधायक भी हैं और उसकी जगह अगर मान लीजिए सामने से कोई और भी दावेदार निकल के आता है, वो अपनी बात रखना चाहता है तो वो रख सकता है। लेकिन व्यक्तिगत जो आपस में चल रहा है वो उनका व्यक्तिगत मामला है, पार्टी और संगठन का उसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है, किसको टिकट देना है नहीं देना है ये अंतिम निर्णय नहीं माने, लेकिन दोनों ही पार्टियों में चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों में आपसी मतभेद तो है। टिकट को लेकर तो देखिए दावेदारी दोनों पार्टियों में हो रही है। मैं आपको रोकना चाहूंगी मैडम, गुटबाजी हमारे यहाँ तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे यहाँ जो निर्णय है वो संगठन के निर्णय है, व्यक्ति विशेष का कोई निर्णय नहीं है। और किसी के गुट बनाने से भाजपा ना कहीं पीछे हो सकती ना आगे जा सकती। ठीक है, तो गुटबाजी का तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं आता। ये तो कांग्रेस या दूसरी पार्टियों में चलता है कि उनके नेता ज्यादा हावी रहते हैं, हमारे यहाँ इस तरीके का नहीं है। तभी तो दूसरे भी नेता निकल के दावेदारी कर पा रहे हैं, वरना कांग्रेस तो ऐसी पार्टी है जहाँ पे सामने से दावेदारी करना भी मतलब नामुमकिन सा हो जाता है। ठीक है, कांग्रेस ऐसी पार्टी है जहां पर सामने से दावेदारी करना नामुमकिन हो जाता है और गुटबाजी बीजेपी में देखने को मिल ही नहीं सकती है, क्योंकि ये संगठन यहां पर फैसला लेता है। ये बातें कही है मोनिका जी। धीरेन्द्र जी देखिए, मोनिका जी ने जो पहली बात कही वो आप भूल गई। उन्होंने पहली बात तो ये कह दी कि मीडिया ये फैला रहा है। मीडिया भैया, मीडिया हाइप दे रहा है ना इस चीज को, तो ये तो बातें आपस में होंगी, मैं चाहती हूँ मैं लड़ूं, मेरी दूसरी बहन चाहती है वो लड़े, लेकिन इस बात को हाइप आप दे रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ सारे निर्णय संगठन के द्वारा लिए जाते हैं। तो मैं तो ये बोलूंगी कि मीडिया इन सब चीजों को हाइप दे रहा है। देखिए यहाँ पर मीडिया, मोनिका जी, धीरेन्द्र जी, मीडिया पर चर्चा करने से अच्छा है कि हम अपनी जो मुद्दा है उस मुद्दे पर चर्चा कर ले। मीडिया के सामने तो जो चीजें होंगी और जो सच्चाई होगी उसको उठाया जाएगा, वो सवाल लिए जाएंगे आपसे। आप दोनों ही पार्टियों से सवाल है मेरे तो। मैडम ये कहना है कि देखिए, दावेदारी करने का हक सबको है। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक देश में है और उसी को ही फॉलो कर रहे हैं। हम किसी को रोक नहीं सकते। जिस तरीके से दूसरी पार्टियों में होता है ना कि जो कद्दावर होता है उसके सामने किसी को बोलने की हिम्मत भी नहीं होती, तो हमारे यहाँ उस तरीके का नहीं है। आज भी गांधी परिवार उसी परिवारवाद के बीच में फंसा हुआ है। राहुल गांधी के अलावा इनके पास कोई चेहरा ही नहीं आ पा रहा। तो हमारे यहाँ हरक सिंह रावत जी अगर कुछ कह रहे हैं और उनके सामने दिलीप रावत जी आ रहे हैं तो गलत क्या बात है? नेतृत्व की क्षमता है, सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं। ठीक है, ये कांग्रेस नहीं है ना कि यहाँ पे राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, प्रियंका गांधी ही पार्टी चलाएंगी। ठीक है, यहाँ पे तो जिसको सक्षम समझेंगे वो पार्टी में आगे बढ़ेगा। ठीक है, आपके सवालों के जवाब ले लेते हैं। धीरेन्द्र जी। जी देखिए, ये कहना कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, राहुल जी बनना चाहते तो बन जाते जब मनमोहन सिंह से, लेकिन वो बने नहीं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इतिहास में 2-3 ही लोग गांधी परिवार के लोग प्रधानमंत्री बने। सोनिया गांधी का नाम आगे था और इतनी होने की वजह से मोदी को सीट दे दी थी। धीरेन्द्र जी देखिए, जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया, जिन्हें विश्व ने सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री माना। अपने समय का अगर उनका कभी का रिकॉर्ड निकाल लीजिए तो उनसे बढ़िया प्रधानमंत्री किसी को माना नहीं गया। तो ये तो खैर बेतुकी बात है कि राहुल जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल जी तो आज तक मंत्री भी नहीं बने, तो प्रधानमंत्री कहाँ बनेंगे? वो तो विपक्ष के एक नेता है, पार्टी के अध्यक्ष पद तक को कितनी बार त्याग चुके हो। तो ये बेकार की बात है। लेकिन समझ में आता है कि गांधी परिवार के आगे मैं लौटूंगी आपके पास, धीरेन्द्र जी की बात पूरी हो जाए मैं लौटूंगी आपके पास मोनिका जी। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस अपना काम कर रही है विपक्ष के रूप में, और जो भाजपा के अंदर घटनाएं घट रही, मैंने तो खुद भी ये कहा है कि ये इनका आंतरिक मामला, जो मर्जी करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी ये बात तय है कि लैंसडाउन से धीरेन्द्र प्रताप की भी दावेदारी है और
ये चुनाव लड़ेंगे पार्टी, अगर हमें जिम्मेदारी देगी अपनी तो बातों प्रदीप रावत से खुद लड़ेंगे। अपनी बातों में खुद ना उलझने का ये तरीका बहुत अच्छा है वैसे धीरेन्द्र जी। आप तमाम बातें कह भी दीजिए दूसरी पार्टी को और उसके बाद अब ये भी कह दीजिए कि हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता इन बातों से, वो ये उनका आंतरिक मामला है। आपने तमाम बयानबाजी भी कर दी। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। आपसे कह दिया कि लैंड डाउन से चुनाव हार रही है भाजपा और ये सामने आ जाएगा। ठीक है, संगीता जी मौजूद है हमारे साथ। संगीता जी, दोनों पार्टियों की बातें आपने सुनी है, दोनों ही एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि फिलहाल आम आदमी पार्टी भी अपनी किस्मत एक बार फिर से आजमा रही है। पिछली बार के खैर नतीजों की अगर बात करें तो ज्यादा खास अच्छा नहीं रहा आम आदमी पार्टी के लिए, लेकिन एक बार फिर से किस्मत आजमाई जा रही है आम आदमी पार्टी द्वारा। किस तरीके के समीकरण देख रही हैं आप? देखिए, इन दोनों पार्टियों को तो आज तक उत्तराखंड ने देखा ही है, क्योंकि 21 साल यही दो पार्टियां रही हैं। पर आज जो ये दोनों ही पार्टियां एक प्रेशर पॉलिटिक्स का गेम खेल रही हैं, हमने पिछले दिनों हरीश रावत जी को भी देखा और हरक सिंह रावत जी को भी देखा, और ये जनता के सामने ही है कि दोनों पार्टियों के अंदर इस समय क्या चल रहा है। और आज दिलीप रावत जी खुद कह रहे हैं कि मैं विधानसभा के आगे 3 दिन के आमरण अनशन पर बैठूंगा अगर वहां पर प्रभागीय वनाधिकारी और अधिशासी अभियंता की नियुक्ति नहीं की गई। तो अपनी ही सरकार के खिलाफ विधानसभा के बाहर आमरण अनशन पर बैठने के लिए मजबूर हैं। तो हम देख सकते हैं कि जब विधायकों की नहीं सुनी जा रही है तो ये जनता की क्या सुनेंगे। और भाजपा जो आज तक करती आई है वो सबके सामने है, ये अपना ही स्वार्थ देखते हैं। केवल इन्होंने पहले 3 मुख्यमंत्री बदले और अब घोषणाओं पे घोषणाएं हो रही हैं। अभी जब मोदी जी भी आते हैं तो आधी अधूरी घोषणाओं पे वो उद्घाटन करके चले जाते हैं। तो ये इस तरह की भाजपा की कथनी और करनी में जो हमेशा फर्क रहा है, तो जनता देख रही है और अब वो एक ऐसी सरकार को चुनना चाहेगी जो जनता के मुद्दे और जनता के हितों की बात करती हो। ठीक है, मीडिया में जिस तरीके से तमाम सवाल उठ रहे हैं मोनिका जी और संगीता जी ने भी वही सवाल उठा दिए हैं। खैर, ये बात एक बार उन्होंने फिर से कही है कि अपनी ही पार्टी के खिलाफ अगर उनके विधायक आमरण अनशन पर बैठने की बात करते हैं तो ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। यानी कि ये भी साफ कहा जा सकता है कि उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है पार्टी में। नहीं, अभी ये तो ये कहने लगेंगे कि पार्टी में प्रजातंत्र है, इसलिए अनशन में बैठे। मोनिका जी, मैं लौटूंगी धीरेन्द्र जी आपके पास। मोनिका जी, मैं दोबारा ये बात रखना चाह रही हूँ कि नेतृत्व की क्षमता वाली बात आ रही है, आपस में उनका व्यक्तिगत चीजों पे आक्षेप और प्रक्षेप चल रहा है। लेकिन मोनिका जी देखिए, नॉर्मल सी बात है, आपस में उनका जो भी चल रहा है, अगर अपनी सरकार के खिलाफ आपके विधायक अगर बैठेंगे, एक सवाल तो है ना, अगर आप ही के खिलाफ आपके विधायक अगर बैठेंगे तो क्या बीजेपी का क्या इफेक्ट पड़ेगा बीजेपी पर, ये तो आप भी समझ सकती हैं। लेकिन जनता ये जानती है ना कि बीजेपी जो निर्णय लेती है वो कार्य क्षमता और चीजों को देखते हुए लेती है, नेतृत्व की क्षमता को देखते हुए लेती है। को भी तो नहीं नकारेगी ना मोनिका जी, ये भी तो बात है ना। जो चीजें सीधी स्पष्ट दिख रही हैं जनता को सामने, उनको कैसे नकार दिया जाएगा? नहीं, मैं आपकी बात वो मान रही हूँ, लेकिन हमारे यहाँ गुटबाजी का कोई मतलब ही नहीं है ना। 2 लोग अगर आपस में नेतृत्व की क्षमता रखने वाली बात करते हैं तो बात कर सकते हैं, और बाकी व्यक्तिगत रूप से अगर वो एक दूसरे पे जो कुछ कह रहे हैं वो उनका अपना व्यक्तिगत वक्तव्य है ना। ये तो आरोपों से भागने वाली बात होती है मोनिका जी, आप आरोप मान नहीं देखिए, आप पर आरोप लग रहे हैं, जो उनका जवाब जो आपको देना पड़ेगा ना, वो पूछ रही हैं। संगीता जी ने पूछा है आपसे कि आप ही की पार्टी के विधायक जो हैं अपनी ही सरकार के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठ रहे हैं। देखिए, वो अगर अपनी बात रखना चाहते हैं तो उसके लिए वो जो भी तरीका अपना रहे हैं वो उनका स्वयं का व्यक्तिगत निर्णय है ना। पार्टी तो उनको आज भी उतने ही सम्मान से जुड़े हुए अपने साथ, सम्मान से जुड़े हुए, लेकिन शायद पार्टी उनकी बात नहीं सुन पा रही है, शायद इसीलिए तो उनको ये तरीका अपनाना पड़ रहा है। ठीक है, मैं धीरेन्द्र जी के पास आना चाहूंगी। ये आरोपों से भागने वाली बात हुई मोनिका जी। नहीं, आरोपों से भागने वाली बात नहीं है यहाँ। आरोप तो आप लोग बना रहे हैं कि आरोप है कि गुटबाजी है, कि ऐसा है कि वैसा है। अब नेतृत्व की क्षमता रखने वाली बात है कि अगर 2 लोग चाह रहे हैं तो वो चाह सकते हैं ना। 2 लोग और वो आपस में आप ये बात बोल चुकी हैं और ये बात मान भी लिया। अगर कोई चाह रहा है तो ठीक है, सभी को अधिकार है कि वो अपनी दावेदारी पेश कर सकता है। लेकिन देखिए, वो अपना अधिकार किस तरीके से दिखाना चाहता है, वो हमारे संगठन का व्यक्ति है, हमसे बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन ये बात है कि हाँ, अगर वो अपना विरोध प्रदर्शन या किसी तरीके से अपनी बात रखने की और पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तो कर सकते हैं। ठीक है धीरेन्द्र, देखिए, अपने ही परिवार से तो लड़ेगा इंसान, उसमें खाना भी नहीं खाएगा, उसमें पानी भी नहीं पिएगा। हो सकता है मैं ही हूँ जिस दिन मेरे परिवार में अगर मेरी कोई बात मुझे मनवानी है तो मैं किस तरीके से अपना व्यक्तिगत तरीके से अपना अगर गुस्सा या अपनी बात जाहिर करना चाहूंगी तो मेरा वो व्यक्तिगत तरीका है। पार्टी के में गुटबाजी और इन सब चीजों की कोई जगह ही नहीं है।
ठीक है धीरेन्द्र और जी। बाकी मैडम मैं थोड़ा क्षमा चाहूंगी क्योंकि मैं थोड़ा एक जगह व्यस्त हूँ। मैंने अपनी बात रख दी है कि पार्टी में हमारी कोई गुटबाजी नहीं है, ये सिर्फ मीडिया द्वारा हाइप दी जा रही है। दो लोग अपनी अपनी बात रखना चाह रहे हैं, अपने अपने तरीके से रखना चाह रहे हैं। तो मोनिका जी बार बार जो मीडिया को निर्णय है वो दोष देने से संगठन का कुछ ही नहीं है। होगा। देखिए जो चीजें हैं वो झुठला नहीं सकते हैं आप। बार बार अगर आप मीडिया को 4 बार दोष दे चुकी हैं और उसके बाद एक बार फिर से आप ये बात कह रही हैं तो ये तो सही नहीं हुआ। जो चीजें दिख रही है वो तो उठाई जाएंगी और वो पूछे भी जाएंगी आपसे। धीरेन्द्र जी देखिए, ये जो हमारी भाजपा की बहन है, इन्होंने पिछले आधे घंटे में मीडिया को इतना कोस दिया है, इतना पूरी पार्टी या पूरा प्रदेश में कोई पार्टी मीडिया को दोष नहीं देती। अरे भाई, आपका विधायक खुद सड़क पर चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हरक सिंह जो है अधिकारियों की नियुक्तियों में गड़बड़ी कर रहे हैं, हरक सिंह ठीक लोगों की नियुक्तियां नहीं कर रहे हैं। और फिर क्या है कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए गेम खेलना चाहते हैं, अपनी बहू को वहां लड़ाना चाहते हैं। तो ये व्यक्तिगत बात कहाँ हो गई। और जो विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि जो राजनीति में आ जाता ठीक है। है वैसे धीरेन्द्र जी मीडिया के प्रति सहानुभूति तो आपने भी ज्यादा नहीं दिखाई है। आपने आरोप लगाया मोनिका जी के खिलाफ कि इतनी ज्यादा आलोचना किसी ने नहीं की होगी मीडिया की। कांग्रेस भी करती है बहुत बार और खैर अब तो ये आदत सी हो चुकी है लगातार पार्टियों की आलोचना सुनने की, क्योंकि जब सच्चाई उठाई जाती है तो आलोचना सुनी जाती है। खैर अगर आप अब अपनी पार्टी के बारे में देख लें जरा, क्योंकि बार बार ये बात सामने आती है। कल ही इस पर बातचीत हुई थी जिस तरीके से कांग्रेस में भी तो टिकट को लेकर दावेदारी बार बार पेश की जा रही है। कांग्रेस अपनी टिकट को लेकर क्या करेगी ये भी मैं आपसे समझ लेना चाहती हूँ। हरीश रावत भी अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं, बेटे बेटी के लिए। प्रीतम सिंह भी अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं। तमाम नेता मांग रहे हैं। लेकिन आपने तो ये एक खुद जब राहुल गांधी आए थे तो उन्होंने अपना एक रखा था ना दावा कि एक परिवार से एक ही टिकट दी जाएगी। नहीं, ऐसा राहुल गांधी जी ने कहीं नहीं कहा था कि एक परिवार से टिकट दी जाएगी। लेकिन जहाँ तक इन नेताओं के द्वारा ये कहा जाना कि उन्होंने अपने परिवार के लिए टिकट मांगे हैं, ये मांगे, तो वो उनके बच्चे हरीश रावत जी का बेटा यूथ कांग्रेस का इलेक्टेड अध्यक्ष है, पूरे राज्य में चुनाव जीतकर कांग्रेस का अध्यक्ष बना था। तो इस तरह के लोग जो राजनीतिक ट्रेनिंग से निकले हैं, जिनको इस बात की जानकारी है कि कांग्रेस का विचार क्या है, और वो अगर पार्टी के अंदर टिकट के लिए दावेदारी करते हैं। वो बोला, अब जो प्रीतम सिंह है, प्रीतम सिंह के पिताजी करीब 20 साल तक एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे। प्रीतम सिंह जी 5वीं बार एमएलए, 25 साल से एमएलए। तो उनके परिवार के खून में राजनीति है। और इस तरह के लोगों यानी कि आप जो नीतियां, यानी कि कांग्रेस जो नीतियां जनता को गिनाती है, जो एक नीति कांग्रेस लेकर आई थी कि एक परिवार से एक ही टिकट, वो मात्र जुमला था जनता के लिए, उनको लुभाने के लिए मात्र एक बस बात थी। उस पर विचार विमर्श या फिर उस पर अमल नहीं किया जाएगा, ये मान लूं मैं? नहीं, इस तरह के सवाल पार्टी में उठते रहते हैं समय समय पर। लेकिन कई बार जब योग्यता से ये माना जाता है कि उनके बच्चे भी राजनीतिक प्रशिक्षण प्राप्त है और लंबे समय तक इसमें जगह जगह राजनीतिक संगठन में एनएसयूआई है, हमारे यहाँ छात्र संगठन है, युवा कांग्रेस है, उसमें अगर अपनी योग्यता सिद्ध करते हैं तो पार्टी उनके नाम पर चर्चा करती है। अभी पार्टी उनके नाम पर चर्चा करती है, वो बात ठीक है। वो बात तो फिर मोनिका जी भी कह रही हैं कि जो योग्य होगा उसको टिकट दी जाएगी, सभी अपनी दावेदारी रख सकते हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जो एक परिवार एक टिकट का सवाल था उसका क्या होगा। मैं ठीक है, मैं लौटूंगी धीरेन्द्र जी आपके पास। संगीता जी बहुत समय से इंतजार कर रही हैं, उनसे भी मैं बातचीत करना चाहूंगी। मोनिका जी कह रहे हैं तो बिल्कुल ही गलत कह रहे हो, तो मीडिया को गाली देने पर लगे, हम कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, मीडिया से आप ज्यादा सहानुभूति ना दिखाएं, कोई बात नहीं। सभी मीडिया को लेकर ये सब बातें कहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है आज के समय में। संगीता जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। फिलहाल बात अगर जिस तरीके से कर रहे हैं कि अपने परिवारवाद की एक बात यहाँ पर छिड़ी है कि लगातार टिकटों की मांग कर रहे हैं, दावेदारी पेश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने भी ये बात रख दी है कि अपने जो भी उनके नेता होंगे, कार्यकर्ता होंगे, उनके रिश्तेदारों को भी टिकट दी जाएगी उत्तराखंड में संगठन विस्तार के लिए। देखिए, रिश्तेदारों को मैं टिकट की देखिए 70 है, 70 लोगों को ही यहाँ टिकट मिलेंगी। और आम आदमी पार्टी अभी यहाँ पहली बार जब विधानसभा का चुनाव लड़ रही है तो रिश्तेदारों का तो मतलब ही नहीं होता है कि किसको टिकट मिलेगा। जो अभी काबिल व्यक्ति होगा और जो सेवा की भावना से पार्टी में आया है और काम करना चाहता है और उचित है, उसी को टिकट दिया जाएगा। और उसमें चाहे वो पूर्व सैनिक हो, महिलाएं हो, युवा हो, सभी को सम्मिलित करके आम आदमी पार्टी टिकट देगी। और जो ये परिवारवाद चल रहा है कांग्रेस और बीजेपी में लगातार देखने को मिलता है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं इन कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो जाती है जो इस विधानसभा में मेहनत करते हैं और अंत समय में टिकट जब किसी और को दे दिया जाता है। और यही अभी देखने को मिल रहा है, जो अभी ये खींचाकशी और सख्त तब्बल जो चल रही है दोनों के बीच में, हम दिलीप रावत जी और
क्या कहते हैं हरक सिंह रावत जी को देखें तो वो इसी का एक वो है कि वो कहीं ना कहीं अपनी बहू के लिए टिकट चाहते हैं, इसीलिए लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बढ़ता जा रहा है और बात यहाँ तक आ चुकी है कि आमने सामने पर बैठने के लिए मजबूर है। तो और उन्होंने एक लिखित चिट्ठी भी जो है मुख्यमंत्री जी को भेजी है कि आप इसका समाधान करें। तो अब देखते हैं कि मुख्यमंत्री जी इससे क्या संज्ञान लेंगे और क्या फैसला होगा। और पिछले दिनों हम खनन की बात करें तो हरक सिंह रावत जी ने ही कहा था कि खनन हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो ये सब कुछ उनकी पार्टी में चल रहा है और भाजपा के नेता खुद ही इस चीज को कबूल रहे हैं। तो मंत्री, उनके कैबिनेट मंत्री पिछले दिनों जब वो जिसका आज कल जब माननीय मोदी जी आए और उद्घाटन करके गए जिस सड़क का टनकपुर से लेकर के पिथौरागढ़ तक की, जो अभी अधूरी है 136 किलोमीटर की सड़क, और उसका उद्घाटन एक दिन पहले ही हो चुका है क्योंकि भाजपा की कटनी और करनी में मैंने पहले भी कहा था कि करके उस सड़क के लिए भी लोहाघाट के विधायक ने भ्रष्टाचार का आरोप इनकी पार्टी के ऊपर लगाया था कि भाजपा के अंदर। तो ये आए दिन इनके विधायक कहीं ना कहीं ये सवाल उठाते रहते हैं कि इनके अपनी ही पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है और ये कह देते हैं कि ये व्यक्तिगत मामला है। तो देखिए, राजनीति में आने के बाद भी उनका व्यक्तिगत मामला नहीं है क्योंकि जो विधायक बने हैं वो जनता ने चुना है उनको प्रतिनिधि, और भ्रष्टाचार होने से कहीं ना कहीं जनता का नुकसान होता है। वो कर्जा चढ़ रहा है, वो जनता के ऊपर चढ़ रहा है। जो आज हम उत्तराखंड लगभग 80,000 करोड़ रुपए के कर्जे में डूबा हुआ है। तो ये सारी चीजों के लिए जो भाजपा के अंदर चल रहा है कि सजा आखिर जनता के हिस्से में। मल्लिका जी से पूछना चाहूंगी, जब आपको पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ के लोगों से दी, यहाँ की जनता ने आपको चुना, तो आपने यहाँ के विकास को छोड़ करके नेताओं और मंत्रियों के विकास में क्यों लगे हैं? ठीक है मोनिका जी, सवाल पूछा है संगीता जी ने आपसे, उसका जवाब चाहूंगी मैं आपसे। मोनिका जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल धीरेन्द्र जी आपके पास आना चाहूंगी। सवाल एक बार फिर से वही है, आम आदमी पार्टी भी ने भी आरोप लगाया है परिवारवाद का, एक बार फिर से आप पर। देखिए, आम आदमी पार्टी तो अभी राजनीति का एक बच्चा है, थोड़ा सा उनको दिल्ली के अंदर सफलता मिल गई है, बाकी जगह तो अभी उनको प्रयास करना है। बाकी कांग्रेस तो पिछले 100 सालों से देश की सेवा कर रही है, आम आदमी पार्टी को अभी काम करना है। और वो छोटा मुंह बड़ी बात करते हैं तो उनकी मजाक ही बनती है, कोई इसको गंभीरता से नहीं लेता। अब चुनाव में महीना भर मुश्किल रह गया है, ये भी पता लग जाएगा कि नाई बाल कितने बजे जितने कटेंगे सामने आ जाएंगे। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस ने राज्य भर में परिवर्तन यात्राएं शुरू कर रखी है। पार्टी अपना जनता से संपर्क बनाए हुए, ढोल की पोल खोल यात्राएं ये सब चल रही है। आज भी हरीश रावत जी ने देहरादून में सत्याग्रह किया है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने। और हम लोग जो राज्य सरकार जिन जिन मुद्दों पर विफल हो रही है उन सवालों को जनता के बीच में ले जा रहे हैं। अब बाकी ये है कि वो लोग ये कह रहे हैं हम नया घोषणा पत्र लाएंगे, अभी तो घोषणाओं की एक भरमार बनी हुई है, मुख्यमंत्री घोषणा मंत्री बने हुए हैं। तो जनता जानती है कि ऑन द ईव ऑफ द इलेक्शन, जब चुनाव की पूर्व संध्या पर ये घोषणाएं जो है, ना उनको आर्थिक सैंक्शन है, ना उनका कोई ब्लूप्रिंट बना हुआ है। तो जनता जानती है कि ये घोषणाएं एक तरह से नदी में जैसे पानी बहता है ऐसे बहते हुए कुछ समय बाद चली जाएंगी। और भाजपा का जहाँ तक सवाल है, राज्य में उसकी हालत खराब है। अभी हाल के जो विधानसभा उपचुनाव हुए पिछले महीने, उन सब में भाजपा देश भर में हारी है। यहाँ तो कांग्रेस का परचम लहरा रहा है और आप कुछ समय बाद देखेंगे कि राज्य की जनता जब कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगी, और जनता वेट ही कर रही है इस बात को लेकर। अब 12-12 हजार के आज टैबलेट देने की बात कर रहे हैं। एक तरह से रिश्वतखोरी का राज्य में माहौल बना हुआ है कि 2,000 रुपए हम तुम्हारे खाते में डाल देंगे, हम तुम्हें राशन फ्री दे देंगे। हमें समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, आप पार्टी की इस बात मैं लौटूंगी धीरेन्द्र जी आपके पास। आम आदमी पार्टी पर आपने कई गंभीर आरोप लगाए हैं, संगीता जी उनका जवाब मैं चाहूंगी आपसे। वो कह रहे हैं कि अभी अभी आई है आम आदमी पार्टी, अभी तो उन्हें बहुत सीखने समझने की जरूरत है और जनता अभी बता भी देगी विधानसभा चुनावों में। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात से मैं सहमत हूँ कि जनता किसको बताएगी, ये तो 2022 का जब चुनाव देखना पड़ेगा। और जो उन्होंने कहा अभी नई नवीन पार्टी है, दिल्ली में भी यही गलतफहमी थी और आज दिल्ली में 3 बार आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है और कांग्रेस का तो वहाँ नामो निशान भी नहीं है। और अभी जब चंडीगढ़ का चुनाव हुआ था तो वहाँ भी कांग्रेस की क्या हालत हुई है ये हमारे भाई से जानते होंगे। तो
कहने में बहुत फर्क है, लेकिन आम जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। वो ऐसी राजनीति को पसंद कर रही है जो जनता के लिए काम करे। तो आम आदमी पार्टी एक तीसरा विकल्प उनको दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पे बहुत अच्छा काम किया है जो जनता के सामने है। और आम आदमी पार्टी के आने से कांग्रेस का तो नामो निशान ही मिटता जा रहा है। तो उत्तराखंड में भी वो जिसपर से आम आदमी पार्टी आई है, चाहे उसने बिजली की बात की हो, चाहे रोजगार की बात की हो, तो जनता उनके मुद्दे के साथ जुड़ रही है और लगातार उसके साथ आकर के खड़ी हो रही है। और कहीं न कहीं 21 सालों से अगर हम यहाँ सरकार के शासन की बात करें तो यही दो पार्टियां रही हैं। आज तक ये ना स्थायी राजधानी दे पाए, उत्तराखंड को बेरोजगारी में नंबर 1 पहुंचा दिया, हजारों करोड़ का कर्जा उत्तराखंड के ऊपर लगा हुआ है। ऊर्जा प्रदेश होते हुए भी बिजली के बिल इतने ज्यादा आते हैं या गलत आ जाते हैं कि इंसान की कमर तोड़ देते हैं बिल्कुल। तो दोनों पार्टियों ने यहाँ क्या किया है ये सब जान रहे हैं। तो इसलिए अब तीसरा विकल्प जब एक आम आदमी पार्टी के रूप में जनता के समक्ष है, तो यहाँ की जनता आम आदमी पार्टी के साथ जाना पसंद करेगी। और 2022 का चुनाव एक अलग ही उत्तराखंड को दिखाने वाला है, क्योंकि अब उत्तराखंड का नवनिर्माण की ओर जाना चाहता है उत्तराखंड। क्योंकि यहाँ के शहीदों ने जो अपनी जान दी, उस उत्तराखंड के लिए उन्होंने भी कल्पना नहीं की थी कि हमारा उत्तराखंड 21 साल बाद भी ऐसा होगा कि महिलाएं जो है वो रास्ते में प्रसव के लिए मजबूर होगी, रास्ते में दम तोड़ना पड़ेगा। अभी जो हमारे सीमांत गाँव है वहाँ पर रोड नहीं होगी, 12-12 किलोमीटर की रोड नहीं है। कुछ गाँव ऐसे हैं जो सिलेंडर 900 रुपए का सिलेंडर उन्हें 1500 रुपए में 2000 में खरीदना पड़ रहा है, क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं है सड़क की गाँव से। कई जगह 7 किलोमीटर जंगल का रास्ता है, सड़क नहीं है, तो अस्पताल आने के लिए मजबूर हो जाते हैं लोग, और कई बार रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जो लोग इस चीज को सहन कर रहे हैं और जिनके परिवारों से लोगों की जान जा रही है, वो इसको कभी भी भूल नहीं रहे कि यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, रेडियोलॉजिस्ट नहीं अस्पतालों में, अल्ट्रासाउंड मशीनें हैं कहीं तो कहीं है ही नहीं, कहीं धूल फांक रही है। तो स्वास्थ्य की तो बहुत ही बुरी हालत है। अभी लोहाघाट की मैं एक न्यूज देख रही थी, तो वहां गर्भवती महिलाओं को पहले दिन खड़े रहना पड़ा, फिर मीडिया ने जब इस पर अपनी सरगर्मी दिखाई तो दूसरे दिन वहां कुर्सी लगा करके इंतजाम किए गए। तो इस तरह की तो यहाँ हालात है। हम जिला अस्पताल की बात कर लें, चाहे महिला अस्पताल की बात कर लें, कुछ भी सुविधाएं यहाँ नहीं है। तो फिर इसमें गलती किसकी है? इन दोनों की ही है, क्योंकि आज तक यहाँ सरकारें किसकी रही? कांग्रेस और बीजेपी की रही। तो ये किसी और को नहीं कह सकते कि आम आदमी पार्टी ने यहाँ काम नहीं किया उत्तराखंड में, इसलिए ऐसा हो गया। आम आदमी पार्टी तो अब ये कह रही है कि हमें एक बार मौका देके देखिए, हम काम करके ये बात भी तो है ना, ये बात भी तो है ना। देखिए कि हम एक बार को समझ लें कि चलिए बीजेपी की ओर से तो बार बार मुख्यमंत्री बदले गए और कोई भी मुख्यमंत्री अभी तक अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है जब से 2000 में उत्तराखंड राज्य अलग हुआ उत्तर प्रदेश से। लेकिन उस समय में कांग्रेस के तो 2 मुख्यमंत्री ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। धीरेन्द्र जी, देखिए, कांग्रेस ने तो जो बुनियाद इस राज्य की रख दी है, उसी की वजह से उत्तराखंड कई क्षेत्रों में आज भारत में पहले नंबर पर आ गया है। लेकिन दिक्कत यह है कि जब इन लोगों के हाथ में राज आया, भाजपा के हाथ में राज आया, और आप कह रहे हैं कि उत्तराखंड को आप आगे लेकर आए हैं धीरेन्द्र जी, फिर जनता विश्वास क्यों नहीं जता रही है आप पर? क्या इसमें संदेह नहीं है? क्या आपको इसमें संदेह है कि नारायण दत्त तिवारी पिछले 21 साल में इस राज्य के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री हुए? मैं ये समझना चाह रही हूँ कि कमी कहाँ है कांग्रेस में जो जनता विश्वास नहीं जता पा रही है आप पर, आप ये तो बताएं। आप ही के मुख्यमंत्री थे जिनको आपने बीच में हटाया, 2 मुख्यमंत्री है जिन्होंने कार्यकाल पूरा किया, और उनके कार्यकाल पूरा करने के बावजूद भी जनता बार बार बीजेपी को वोट दे रही है, जबकि उन्होंने उनके मुख्यमंत्री तो कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाए हैं। आप बिल्कुल गलत सूचना दे रही हैं। कौन से मुख्यमंत्री को हटाया हमने? हमारे नारायण दत्त तिवारी 5 साल मुख्यमंत्री पूरा कार्यकाल किया। हरीश रावत जी को बीजेपी ने हमारे विधायक तोड़ के भ्रष्टाचार करके और नंगा नाच करके भ्रष्टाचार का लोकतंत्र की हत्या करके हमारे विधायक तोड़ के ले गए, पैसा दिया, जो कुछ किया वो सारी दुनिया जानती है। जो आप कौन से मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं? हमारे मुख्यमंत्री ने तो अपना पूरा कार्यकाल किया जो रहे। तो लेकिन इन लोगों चाह रही हूँ ना आपसे धीरेन्द्र जी, उसके बावजूद भी जनता विश्वास नहीं कर पा रही है आप पर। ये दिक्कत क्या आ रही है कि भाजपा का जनाजा निकलने का समय आ गया है। और बाकी आप पार्टी को मेरी शुभकामनाएं हैं। हमारा कहना है कि भाई वो आगे बढ़े, अच्छा काम करें, लेकिन अभी इतना उन्होंने कोई काम नहीं कर दिया कि जनता उन्हें वोट दे दे। और वो ये कह रहे हैं कि भाई दिल्ली पैटर्न को यहाँ लेकर चलेंगे।
तो दिल्ली पैटर्न को लेकर चले, देखेंगे, इसको भी देखेंगे। लेकिन जहाँ वो तो आपकी जगह पर आने का प्लान बना रही हैं। आम आदमी पार्टी तो लगातार बार बार ये बात कहते नजर आती है कि अभी आगामी विधानसभा चुनावों में देख ही लीजिएगा, मुख्य विपक्ष की भूमिका में होगी आम आदमी पार्टी। देखिए, अभी अंगूर खट्टे इनको दिखाई दे जाएंगे, आने दीजिए मतदान का दिन, फरवरी में कोई दूरी नहीं है। और राज्य के सब लोग जानते हैं कि ये जो है मुफ्त चीजें बांट कर और ये सोचते हैं कि बच्चे को टॉफी खिलाकर जो है उसको बहका लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। उत्तराखंड केरल के बाद सबसे प्रशिक्षित पढ़े लिखे लोगों का राज्य है और लोग ये जानते हैं, यहाँ के लोग खून बहाना जानते हैं। आपको मालूम है ये वीरों की भूमि है, यहाँ के लोग तो बॉर्डर पे जाके खून देते हैं। वो इस चक्कर में थोड़ी रहते कि फ्री में यहाँ रोटी मिल जाए तो हम यहीं अपना खाकर अपना जीवन गुजार दें। बच्चे पहाड़ों में दौड़ लगाते रहते हैं सारा दिन कि वो दौड़ में फर्स्ट आए, जिससे कि वो फौज में चले जाएं। आम आदमी को तो पता ही नहीं कि इस राज्य का कैरेक्टर क्या है। मैं इस राज्य ठीक है संगीता जी, आम आदमी को तो पता ही नहीं है कि वहाँ का क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ भौगोलिक परिस्थितियां हैं, ये बोल रहे हैं धीरेन्द्र जी। मैं अपने भाई को बता दूं कि मैं भी उत्तराखंड से ही बिलोंग करती हूँ, मैं भी यहीं की बेटी हूँ, यहीं पैदा हुई हूँ। तो अगर ये सवाल ये मुझसे कर रहे हैं तो मैं तो यहाँ की हर परिस्थिति को जानती हूँ कि यहाँ क्या है और क्या नहीं है, और हमें आज तक क्या मिला है 21 वर्षों में, और जो हमारे शहीद हुए उन्होंने क्या सपना देखा था। और जो कर्नल अजय कोठियाल जी, जो मुख्यमंत्री चेहरा आम आदमी पार्टी ने घोषित किया है, वो भी कहीं बाहर से यहाँ आए हुए नहीं है, वो भी उत्तराखंड से ही है और एक सेना के व्यक्ति हैं जिन्होंने सेना में काम किया है। तो ये बात कहना कि आम आदमी पार्टी के लोग ये नहीं जानते हैं कि यहाँ क्या है, तो यहाँ के उत्तराखंड के ही लोग हैं आज जो आम आदमी पार्टी में है, कहीं अलग से नहीं आए हैं। वो बस उन्हें नीतियां जो है वो पसंद आई है आम आदमी पार्टी की, इसलिए उसके साथ जुड़ करके अपने उत्तराखंड के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 2 साल 2 पार्टियों को उत्तराखंड को लूटते हुए देखा, केवल भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। और कांग्रेस पर विश्वास क्यों नहीं किया जाता है? तो देखिए, जब जनता इनको बनाती है, इनके विधायक चुनती है और इनकी सरकार बनाती है, उसके बाद इनके विधायक टूट करके बीजेपी में चले जाते हैं, तो जनता इन पर कैसे विश्वास करेगी? वो वोट देती है कांग्रेस को, सरकार बन जाती है भाजपा की, तो ये ए और बी टीम की तरह काम करते हैं, तो जनता इन पर क्यों विश्वास करे? आज वो अगर इनके साथ जाएगी भी तो ये कल को फिर भाजपा में चले जाएंगे, ये भरोसा कौन दिलाएगा कि वो लोग यहीं रुके रहेंगे? और रही बात कि आपके मुख्यमंत्री नारायण तिवारी जी ने बिल्कुल 5 साल काम किया, और लेकिन अगर मैं स्थायी राजधानी की बात करूं तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी स्थायी राजधानी देने का काम एक उत्तराखंड को नहीं किया। जो हो जाना चाहिए था उसे अब तक 21 वर्ष का समय नहीं लगना चाहिए था। अगर हम परिसंपत्तियों के बंटवारे की बात करें तो वो भी अब तक क्यों नहीं हुआ? एक दूसरे की हम मुंह क्यों देख रहे हैं कि आपकी सरकार आएगी तब होगा या तुम्हारी सरकार आएगी तब होगा? जिसकी सरकार बनती है वो ये डिसीजन क्यों नहीं लेती और इन पर इनका समाधान क्यों नहीं निकालती है? तो सवाल तो जनता पूछेगी और हम भी पूछेंगे, क्योंकि आप ही दोनों रहे हैं। अब जब दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार थी तो उन्होंने आपसी जो सुलह है वो करके और परिसंपत्ति का विवाद सुलझा दिया, लेकिन धीरेन्द्र जी, संगीता जी ये बात कह रही हैं कि बीजेपी और कांग्रेस जो है वो टीम ए और टीम बी की तरह काम करती हैं। धीरेन्द्र जी, चलिए आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं आप से एक बार फिर से जानना चाहूंगी संगीता जी, जिस तरीके से आपने टीम ए टीम बी का आरोप लगाया, लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं कि अभी परिसंपत्ति का मामला आपने उठाया, उत्तर प्रदेश में भी अभी बीजेपी की सरकार है और उत्तराखंड में भी, तो आपसी सुलह करके उन्होंने ये विवाद सुलझा दिया, इससे पहले नहीं सुलझ पाया था? अभी भी वो कागजी रूप से उसका श्वेत पत्र सामने नहीं आया है, केवल बातचीत पहले भी होती रही है। जब कांग्रेस की सरकार थी, हरीश रावत जी ने, तब अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब उनसे बात हुई, तब भी यही कहा गया कि इस विवाद को सुलझा दिया गया है। फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी जब बात की तब उन्होंने भी कहा कि ये विवाद सुलझ गया है। आज हम जब धामी जी ने बात की है तब भी हम यही देख रहे हैं कि विवाद सुलझ गया है, लेकिन जब तक इसका श्वेत पत्र नहीं आ जाता, ये शासनादेश नहीं आ जाता, हम इसे कागजी रूप में नहीं देख लेते, तब तक हम इस पर कैसे विश्वास करें कि ये विवाद पूरी तरह से सुलझ गया है? और ये डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार होकर भी अगर ये अभी नहीं सुलझाया इन्होंने विवाद, तो फिर ये भाजपा कैसे कहेगी कि हम डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है? क्योंकि इन्होंने ट्रिपल इंजन में केवल 3-3 मुख्यमंत्री बदले, और कहीं ना कहीं इससे उत्तराखंड की जनता को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और
भ्रष्टाचार देखिए, कोरोना काल में भी भाजपा की सरकार ने जब कुंभ में टेस्टिंग घोटाला, इतना बड़ा घोटाला किया, अगर हम शुरू से लेकर के अब तक के उत्तराखंड के घोटालों की बात करें तो बहुत से घोटाले उत्तराखंड में हुए हैं, लेकिन जांच कभी भी नहीं होती, क्योंकि कभी कांग्रेस की सरकार है तो वो भाजपा के मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को बचाती होगी जो इसमें लिप्त होते हैं। जब भाजपा की सरकार आती है तो वो कांग्रेस के मंत्रियों को बचाते हैं, तो इसके कारण सजा किसी को नहीं मिल पाती। तो भ्रष्टाचार की भेंट तो हमारा उत्तराखंड चढ़ रहा है। ठीक है, भ्रष्टाचार के भेंट तो अब उत्तराखंड चढ़ रहा है। की ठीक है संगीता जी, जी, मैं बिल्कुल। रोकूंगी। धीरेन्द्र जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी 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 जी, संगीता जी कह रही हैं कि जो कांग्रेस और बीजेपी है वो टीम ए और टीम बी की तरह काम करती हैं, ये आरोप लगाया उन्होंने। देखिए, आप इनसे ये पूछिए कि अब तो केजरीवाल 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री हो गए, तो क्या कारण है कि ये कहते थे कि 15 साल शीला दीक्षित के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार चली और भरत सरकार थी, हमने उखाड़ फेंकी। आज तक शीला दीक्षित सरकार का मंत्री, विधायक, तो क्या एक चपरासी तक कहीं पर सस्पेंड नहीं हुआ है। अरे अरविंद केजरीवाल जी, जब आप यहाँ के मुख्यमंत्री हैं तो और भ्रष्टाचार हुआ था तो क्यों सजा नहीं देते? राष्ट्रमंडल खेलों में कोई घोटाला हुआ तो क्यों सजा नहीं देते? अगर उस समय की सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों ने राजनेताओं के साथ मिलकर दिल्ली को लूटा था तो क्यों सजा नहीं देते? तो ये सारे इनके कहने की बात होती है। ठीक है, अभी ये इस तरह के आश्वासन देकर, आश्वासनों की कढ़ाई चढ़ा के उसमें जलेबी पकाकर ये जनता को परोस रहे हैं, और जनता को जलेबी अच्छी लग गई दिल्ली में। लेकिन अब समय आ रहा है, धीरे धीरे फिर उनकी परीक्षा होगी और जनता परीक्षा लेने वाली है। दिल्ली में भी चुनाव नगर निगम ठीक है, दिल्ली में तो खैर एक बार नहीं 3-3 बार जनता को आम आदमी पार्टी की जलेबी अच्छी लगी। अब उत्तराखंड में देखना होगा। संगीता जी, जलेबी बता रहे हैं आम आदमी पार्टी के दावों को। देखिए, जनता बहुत समझदार है, वो ऐसे किसी के जलेबी और रसगुल्लों को देखने वाली नहीं है, उसे अब अपना हित देखना है। क्योंकि जब सरकार चुनी जाती है तो वो जनता अपने लिए चुनती है, ना कि वो इसलिए चुनती है कि विधायक मंत्री बन जाएं और अपना विकास करें। तो जब जनता को ये लग रहा है कि भाई हमारे लिए काम की बात हो रही है, हमारी बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इन मुद्दों पर बात कोई कर रहा है, तो जनता उसको क्यों नहीं चुनेगी। और जो आप कह रहे हैं कि अरविंद जी ने सजा नहीं दिलाई, तो मैं भाई साहब से कहना चाहूंगी कि वहां सीबीआई, ईडी, पुलिस सब किसके हाथ में है? केंद्र सरकार के हाथ में है। वो अरविंद जी के हाथ में नहीं है जो वो किसी को सजा दिलाएंगे। और जो चीज अब उनके हाथ में ही नहीं है तो वो उस चीज के बारे में कैसे कोई एक्शन लेंगे और कैसे कुछ करेंगे। लेकिन उत्तराखंड हमारा पूर्ण राज्य है, यहाँ तो सब कुछ जो सरकार है उसी के हाथ में होता है, तो यहाँ कोताही क्यों बरती जा रही है या यहाँ इन मामलों में लापरवाही क्यों बरती जा रही है? यहाँ तो फैसला लिया जा सकता है ना। आप ये बताइए, आपने आज तक कोई जांच आयोग दिल्ली में बनाया? इसके लिए तो किसी केजरीवाल साहब को रोका नहीं गया है। कहीं पर वो कहते हैं कि कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल के लिए जांच आयोग बनाया है, जहाँ एलजी की सहमति लेनी पड़ती है। और आपने देखा ही होगा कि दिल्ली में एलजी और सरकार के बीच क्या चलता है। एलजी और सरकार से कोई मतलब नहीं है। बतौर मुख्यमंत्री अगर उनको लगता है कि कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार किया तो इसका उनको पूरा अधिकार है कि वो कहीं पर किसी हाई कोर्ट के एक्टिव जज या रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज, ये एजेंसियां तो उनके लिए खुली हैं। तो ये ठीक है। मैंने कहा कि जलेबी उनकी पक गई है, चल रही है। अब ये जमाना आ रहा है, अब नगर निगम के चुनाव में पता लग जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। संगीता जी। जी बिल्कुल। अभी चंडीगढ़ के नगर निगम के चुनाव में पता ही चला, आपने भी वहां का परिणाम देखा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और अभी जब दिल्ली में चुनाव होंगे तब भी आप परिणाम देख लीजिएगा, क्योंकि वो परिणाम सबके सामने ही आएंगे। अरे वहाँ भी कांग्रेस पार्टी के एक नेता छाबड़ा करके जो है वो बीच में पार्टी छोड़ के चले गए, उससे 3-4 सीट ज्यादा आ गई। वहाँ कोई बहुत बड़ा तूफान नहीं आया। अगर वहाँ 14 सीट नहीं तो आप उन्हें क्यों नहीं रोक पाए? कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं को या विधायकों को रोक क्यों नहीं पाती है? ये सबसे बड़ा सवाल है। ऐसा क्या है कि वो कांग्रेस में रुकना नहीं चाहते हैं? आपके जो उत्तराखंड में 9 विधायक बीजेपी में चले गए, वो क्यों चले गए? आप ये बता दीजिए। ये सवाल तो वाजिब है ना धीरेन्द्र जी, ये सवाल तो वाजिब है।
मंथन की जरूरत तो है कहीं ना कहीं कांग्रेस को। क्यों उनके विधायक, नेता, मंत्री कोई भी नहीं रुकता आपकी पार्टी में? तमाम बड़े बड़े, अगर नेशनल लेवल पर भी बात करें तो तमाम बड़े बड़े नेता चले गए हैं, और जब वो चले जाते हैं तो उसके बाद ये बयान जरूर कांग्रेस की ओर से आता है कि ठीक है चले गए तो चले गए, उनको इतना बड़ा बनाया किसने? कांग्रेस ने। ये बातें कही जाती है। मंथन की जरूरत कांग्रेस को है, ये नहीं दिखता। आप देख तो रहे हैं, जो गए थे यशपाल आर्य और संजीव आर्य, बाप बेटा दोनों लौट के आ गए और दोनों ने कहा कि हमारा वहाँ भाजपा के अंदर दम घुट रहा था। तो ये राजनीतिक जो परिवेश का सवाल है, कांग्रेस आज भी बेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है जिसके पास बेस्ट विचारधारा है। जितिन प्रसाद, खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब के मुख्यमंत्री, तमाम नेता चले गए। क्या किया उनको रोकने के लिए कांग्रेस ने? कांग्रेस तो मंथन भी नहीं कर रही है, बाकी सब तो छोड़िए। देखिए, जहाँ तक लोगों के जाने आने का सवाल है, प्रजातंत्र के अंदर इसकी तो आजादी है कि कौन आदमी कहाँ जाता है, और इस बारे में कोई ज्यादा बात नहीं कही जा सकती। लेकिन लोगों ने मंथन किया है, जो दलों में गए हैं, यशपाल आर्य और उनका मामला आपके सामने है, और हरक सिंह का भी रोज मामला सामने आता रहता है। आज भी आधा दर्जन से ज्यादा विधायक जो है वो चाहते हैं कि सरकार छोड़कर इसमें आ जाए, लेकिन अब एक आध महीने के लिए रहना चाहते हैं कि लास्ट तक भी अपना सत्ता को देख रहे हैं, जिससे कोई परिवर्तन हो सकता है तो उसे करें। यही बात तो मैं कह रही थी आपको, जो चले जाते हैं उनके लिए तो बातें ही ऐसी की जाती हैं। संगीता जी, देखिए, अगर विधायक और मंत्री एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे हैं तो वो स्वार्थ किसका देख रहे हैं? सिर्फ अपना ही तो स्वार्थ देख रहे हैं। जब उन्होंने पहले देखा कि यशपाल आर्य जी, उनके बेटे को टिकट नहीं मिला, तो वो भाजपा में चले जाते हैं। आज भाजपा से वो कांग्रेस में आ जाते हैं अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए। तो ये जो भी विधायक और मंत्री है, ये कभी भाजपा में, कभी कांग्रेस में रहते हैं। लेकिन जनता का हित कौन करेगा फिर? अगर ये अपना ही हित सोचते रहेंगे, इनको अपने लिए हित चाहिए तो ये पार्टी बदल देते हैं, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? जनता का हो रहा है। तो जनता को भी अब ये सोचना पड़ेगा कि जो मंत्री अपने स्वार्थ के लिए पार्टी बदलने से नहीं चूक रहे हैं, तो जनता को भी अब ऐसे व्यक्ति को वोट नहीं देना होगा जो अपना ही स्वार्थ देख रहा है। ये जनता के नहीं है कि वो जनता के मुद्दों की बात करें, जनता के काम की बात करें। आज देखिए, जब पहले हरक सिंह रावत जी, उस दिन जब उन्होंने कहा कि वो नाराज होकर के इस्तीफा फेंक करके विधानसभा से जा रहे हैं कि भाई वहां पे काम नहीं हो रहा, मेडिकल कॉलेज नहीं बन रहा, तो 4.5 साल में उन्हें अब याद आ रहा है कि वहां मेडिकल कॉलेज नहीं बना है। जब चुनाव नजदीक आ गया है, अभी आचार संहिता लग जाएगी, तब उन्हें लग रहा है। उससे पहले जब हमारे बेरोजगार धरने पर बैठे हुए थे, हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती धरने पे बैठी हुई थी, देवस्थानम बोर्ड के पंडा पुरोहित बैठे हुए थे, तब वो अपना इस्तीफा क्यों नहीं फेंकते हैं? तब वो क्यों नहीं कहते मैं जनता के साथ खड़ा हूं, मैं अपनी पार्टी के खिलाफ जा रहा हूं? तो हम ये भी तो देखेगी ना जनता कि जब अपना इनका स्वार्थ होता है तो ये सब कुछ करते हैं, लेकिन जब जनता के साथ खड़े होने की बात आती है तो ये तब इनका मुंह बंद रहता है, तब ये आकर के खड़े नहीं होते हैं। तो जनता ऐसे लोगों को आखिर क्यों चुने, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इनको तो भाजपा कांग्रेस इनसे मतलब नहीं है, इनको अपना मतलब है। कभी इनके लिए देखिए भाजपा अच्छी हो जाती है, जब ये कांग्रेस में चले जाते हैं तो कांग्रेस बहुत अच्छी हो जाती है, तब ये कहते हैं भाजपा बुरी है। तो ये किस तरह का चाल चरित्र आज नेताओं का बन चुका है। बिल्कुल। और कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगा दिए धीरेन्द्र जी, कई बातें गिनवाई है संगीता जी ने, जिसमें उन्होंने बताया कि कांग्रेस खड़ी नहीं हो पाई है। उसके बाद कांग्रेस ये बात कहती है कि हम जनता के लिए खड़े हैं। ये कैसा सवाल और ये कैसा न्याय? जनता के साथ आप खड़े हैं उनके साथ, लेकिन उनके हित में आप सड़कों पर तो नहीं दिख रहे हैं। हाँ, सड़कों पर नहीं दिख रहे हैं। अभी किसान इतने 2 साल तक यहाँ पर दिल्ली को घेरे रहा, राहुल गांधी जी हर मोर्चे पर उनके साथ की बात करिए ना सर धीरेन्द्र जी, उत्तराखंड की आपको मालूम है, उत्तराखंड भी एक किसान प्रदेश है, जहाँ से कि उधमसिंह नगर और नैनीताल से हजारों किसान जो है, जो दिल्ली का एक हिस्सा है, जो हमारा दिल्ली का ये वाला बॉर्डर है, इस बॉर्डर को उन्होंने घेर रखा था, उत्तराखंड के किसानों ने घेर रखा था, और सारी कांग्रेस पार्टी उसमें लगातार जाती थी। तो ऐसा नहीं है, किसान का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, संसद को भी उन लोगों ने चलने नहीं दिया। कई दिन तक वहाँ पर संघर्ष रहा और आखिर में संसद को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। तो जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल के रूप में अपनी भूमिका को निभा रही है और हम लोग सड़कों पर इसको लेकर संघर्ष कर रहे हैं। उत्तराखंड में भी संघर्ष जारी है और उत्तराखंड के बारे में तो अब हिंदुस्तान के किसी कोने में चले जाओ, सब जगह लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की वहाँ सरकार आ रही है। तो कोई कारण ही होगा तभी तो कह रहे हैं। आपसे भी कहते होंगे और जगह भी कहते होंगे। मैं परसों हरियाणा गया हुआ तो वहाँ पर लोग कह रहे थे, दिल्ली लौट कर आए, दिल्ली के लोग कह रहे भाई साहब बधाई हो,
उत्तराखंड में कांग्रेस आ रही है, आम आदमी पार्टी का तो कोई नाम नहीं ले रहा। सब लोग कहते हैं ठीक है, इन्होंने अभी दुकान खोली है, नई डीलरशिप चली है, देखो क्या होगा। जनता के मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, जनता के मुद्दों की अगर बात करें तो पेट्रोल डीजल उत्तराखंड में किस रेट पर है, जरा बता दें। पेट्रोल डीजल का तो आपको मालूम ही है। मुझे तो मालूम है, मैं पूछ तो आपसे रही हूँ ना। जनता के मुद्दों की बात करते हैं आप। फिलहाल जनता महंगाई से सबसे ज्यादा त्रस्त है। महंगाई को लेकर कांग्रेस ने कितने प्रदर्शन किया आपको पता है? कितने मुकदमे चल रहे हैं? आप 7 मुकदमे तो मेरे धीरेन्द्र जी, 7 मुकदमे मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आप मुझे एक बार बताएं तो सही, उत्तराखंड में क्या प्राइस, किस प्राइस पर, किस दाम में बिक रहा है पेट्रोल डीजल, जरा बता दें एक बार। मुकदमा नहीं होता, लेकिन धीरेन्द्र प्रताप, हरीश रावत, प्रीतम सिंह सड़कों पे जाते हैं, गणेश गोदियाल, तो हम पे मुकदमे होते हैं। धीरेन्द्र प्रताप जी, आप सड़कों पर जाते हैं, आपको पता होगा ना, आप सड़कों पर जनता के लिए जाते हैं, आपको पता होगा किस दाम पर बिक रहा है पेट्रोल डीजल अभी उत्तराखंड में। पेट्रोल डीजल का तो दिल्ली सरकार ने हर रोज कर दिया, आज 10 पैसे कम कर दिया, अगले दिन 20 पैसे कम कर दिया। उसका आप ये बात कहते हैं कि कांग्रेस जनता के साथ है, महंगाई के खिलाफ है, आपको ये तो पता नहीं आपके राज्य में पेट्रोल डीजल कितने पर बिक रहा है। ये आप क्या जनता के मुद्दों की बात रखेंगे? मैं यही तो जानना चाह रही हूँ आपसे। 90 से ऊपर 94 रुपए तो पेट्रोल इस समय उत्तराखंड में है। क्यों नहीं आप सरकार के खिलाफ कोई कुछ करते? क्यों नहीं आप जनता के हित में बात करते हैं? जब चुनाव नजदीक आते हैं, जब चुनाव नजदीक आते हैं तब आप अपनी जुमलेबाजी लेकर आ जाते हैं। पेट्रोल पंप पर कांग्रेस ने धरने दिए हैं। अभी जो आपने गैस के बारे में बात की, हरीश रावत जी ने कहा कि हम 200 रुपये प्रति सिलेंडर सब्सिडी देंगे। सब विषयों पर हम लोग इसमें सम्मिलित है। बाकी आपको शायद ये पता नहीं कि पेट्रोल और डीजल के दाम का सिस्टम क्या हो गया। वर्ल्ड पेट्रोलियम ऑर्डर जो है उसके हिसाब से हर रोज 10 पैसे 5 पैसे बढ़ता रहता है। उसके बारे में एग्जैक्ट रेट कौन बता सकता है? आप बता दीजिए आज का क्या रेट है। बताया तो मैंने तो आपको बता दिया, 94 रुपए बिक रहे हैं आज। कैसे बात कर रहे हैं धीरेन्द्र जी? 94 रुपए उत्तराखंड में पेट्रोल है, आपको ये तो पता नहीं है। आप चलिए आसपास का ही बता देते। धीरेन्द्र जी, जनता के मुद्दों की अगर बात करनी है तो उनके मुद्दों को आपके बारे में पता तो होना चाहिए ना आपको। ठीक है संगीता जी, पेट्रोल संगीता जी। जी जी टैंकर महोदया, सुनिए आपने बातें। मैं बिल्कुल बिल्कुल सुनी। ये जी महंगाई के कांग्रेस जो है मुद्दों पर खड़ी होने की बात तो बिल्कुल करती है, लेकिन एक विपक्ष की किस तरह की भूमिका कांग्रेस ने यहाँ निभाई है वो उत्तराखंड की जनता ने देखी है कि ये अपने ही मामलों में इतने उलझे रह जाते हैं। इनकी अंदर की लड़ाइयां, कभी इनके ऑफिस में लड़ाई हो रही है, एक दूसरे को फूटाफाटी चल रही है, उसी का ये संगठन में फैसला नहीं कर पा रहे हैं, इनके मंत्री एक दूसरे को मार रहे हैं। तो इस तरह का तो कांग्रेस के अंदर चल रहा है। कभी हरीश रावत जी नाराज हो जाते हैं, उनके ट्वीट कभी इस तरह के होते हैं कि संगठन उनको काम नहीं करने देता, मगरमच्छ कह देते हैं किसी को। चल रहा है और ये बात कर रहे हैं कि हम जनता के साथ खड़े हुए हैं, तो ये पहले जो इनके अंदर चल रहा है उसको निपटाएंगे, बाद में जनता के साथ खड़े होंगे। तो कहने और करने में अब बहुत फर्क हो चुका है। तो जनता अब इस चीज को भली भांति समझ चुकी है। जनता अब सब देख रही है कि क्या कांग्रेस कर रही है और क्या बीजेपी कर रही है, क्योंकि इन दोनों से नुकसान जनता का हो रहा है, इन लोगों का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। ये तो और आगे को बढ़ रहे हैं, इनका तो विकास हो रहा है, लेकिन जनता कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह पिस रही है। चाहे वो महंगाई की मार हो, उत्तराखंड में आज महिलाओं की हालत देखी जाए तो किचन का बजट कहाँ के कहाँ जा रहा है। आज हम तेल की बात करें तो 150 रुपए में हमें तेल मिल रहा है, जो अभी पिछले दिनों उससे भी ज्यादा महंगा था। तो सिलेंडर की बात करें तो लगभग 1000 रुपए का सिलेंडर है। तो क्या हालत महंगाई की हो रही है, इन सरकारों ने कहाँ लाके खड़ा कर दिया है, ये सब देख रहे हैं। और जबकि कोरोना काल में लोगों के व्यवसाय बिल्कुल नहीं चल रहे हैं, उन्होंने ऐसी मार झेली है, उसके बाद अब ये महंगाई की मार, तो उनकी तो बिल्कुल कमर ही तोड़ दी है जनता की। और उस पर ये भाजपा और कांग्रेस का अपने अंदर के जो युद्ध है यही नहीं निपटते हैं, जो कि ये जनता के बारे में सोचें और उनके विकास के बारे में सोचें। आंतरिक युद्ध की बात आ गई है, संगीता जी ने बात उठाई है। धीरेन्द्र जी, मैं फिर से एक बार एक सवाल आपसे करना चाहूंगी। राजेंद्र शाह के खिलाफ 5 दिन पहले, जिस पर प्रदेश महामंत्री हैं कांग्रेस के राजेंद्र शाह, जानते होंगे आप उन्हें,
उन पर मारपीट, उनके साथ मारपीट हुई थी। उनको बताया गया था प्रीतम सिंह गुट के हैं, वो गुटबाजी की भी बात कर लेते हैं। हरीश रावत गुट के कुछ कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट की। कांग्रेस मुख्यालय में मारपीट की गई, मुख्यालय के अंदर प्रदेश महामंत्री से इस तरीके से मारपीट की जा रही है। अभी तक कोई कार्रवाई उस पर हुई क्या? देखिए, उसके अंदर मुकदमा दर्ज करा दिया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से और दोषी जेल जाएंगे। खुद पुलिस ने कहा है कि वो इस पर तफ्तीश कर रहे हैं, उस पर जेल जाएंगे वो लोग। तो इसके अंदर कोई बख्शा नहीं जाएगा। मेरे सामने एक घटना घटी थी करीब 10 साल पहले। मैं अनुशासन कमेटी में था, हमारे शहर अध्यक्ष के साथ कुछ लोगों का झगड़ा हुआ था, उसको मैंने उसी टाइम पार्टी से निकाल दिया। 10 साल हो गए, आज तक पार्टी में आ नहीं पाए दोबारा। 2012 की बात कर रहे होंगे आप? आपको याद होगा वो जो हमारे यहाँ से शहर के अध्यक्ष हुआ करते थे, लता सेठ के बेटे, बड़े भारी परिवार के थे, लेकिन जब उन्होंने कहीं पे बदतमीजी किया है, कार्यकर्ता पर हमला। चलिए, आप उस समय अनुशासन समिति में थे, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने उनको निकाल दिया। उस समय के हिसाब से आपने बहुत अच्छा काम किया। अभी अनुशासन समिति कहाँ है धीरेन्द्र जी? अब ये सारी चीजें पार्टी की जानकारी में है। खुद हरीश रावत जी। अनुशासन समिति कहाँ है धीरेन्द्र जी? राजेंद्र शाह से मारपीट हुई, अनुशासन समिति का बयान तक नहीं आया। आप ही की पार्टी के प्रदेश महामंत्री हैं वो, मुझे लगता है। नहीं, अनुशासन समिति के अध्यक्ष की कुछ दिन पहले मृत्यु हो गई थी, तो अभी उस पर नई नियुक्ति होनी है, इसलिए वो सरकार, प्रमोद कुमार सिंह आप जानते हैं पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, तो इस वजह से वहाँ पर एक वैकेंसी है। लेकिन मैंने स्वयं जिन लोगों ने हमला किया था उनको बुलवाया था, मैं पार्टी का उपाध्यक्ष हूँ, और उनसे बातचीत भी की है, और हमने कहा कि मुकदमा भी दर्ज हो गया और मुकदमा तभी खत्म होगा जब वो। पहले खुद राजेंद्र शाह जी खुद जुड़े थे हमारे साथ इसी मंच पर, इसी समय धीरेन्द्र जी, उन्होंने बहुत ज्यादा नाराजगी व्यक्त की थी कांग्रेस के खिलाफ। नहीं, उन्होंने कहा वो मुकदमा दर्ज कर दिया गया। नाराजगी का मतलब तो यही होता है, जब कोई झगड़ा होता है तो लोग मुकदमा दर्ज करते हैं। उन्होंने मुकदमा दर्ज किया है और पुलिस अपना काम करेगी। बात तो यही है ना संगीता जी, कि पार्टी के अंदर के मसले, पार्टी के आंतरिक युद्ध, आंतरिक लड़ाइयां कोर्ट कचहरी तक अब जाने लगी हैं। ठीक है संगीता जी। वही देखिए, आपस में ही इनकी इतनी गुटबाजी चल रही है, तो जनता कैसे विश्वास करे इन पर कि ये एक दूसरे का सर फोड़ करके पुलिस में जाने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं। तो जनता इनसे क्या आशा रखे कि ये जनता के लिए क्या काम करेंगे, जब इनकी आपसी सोच और सामंजस्य ही सही नहीं बैठ पा रहा है। इनमें खुद ही गुटबाजी चल रही है, कभी प्रीतम सिंह ग्रुप, कभी हरीश रावत ग्रुप, ये आपस में चलता रहता है। और ये कहते हैं कि ये हमारा आंतरिक और पारिवारिक कलह है। ठीक है, ये आपका पारिवारिक है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता इससे नुकसान उठाती है, जनता को इससे नुकसान उठाना पड़ता है, तो इसलिए जनता सवाल पूछती है। ये बिल्कुल आपके परिवार का मामला हो सकता है, लेकिन जब आप लोग जनता से जुड़े हैं तो ये जनता भी इसको देख रही है और इसका प्रभाव जनता पर भी पड़ता है। बहुत शर्मनाक और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात मैं मानूंगी इसे, कि आपकी पार्टी के सुनिए ना धीरेन्द्र जी, आपकी पार्टी के प्रदेश महामंत्री जिनके साथ मारपीट हुई, प्रदेश महामंत्री के साथ मारपीट हो रही है, और जब पार्टी नहीं सुन रही है ना, तब वो कोर्ट कचहरी जा रहे हैं। आपकी पार्टी के अनुशासन समिति को उनसे बातचीत करनी चाहिए थी, करना चाहिए था उनसे। तमाम मुलाकात करने के बाद पार्टी जो भी हुआ उनके साथ, उस पर कम से कम आप दुर्भाग्यपूर्ण एक शब्द तो बोल सकते थे ना। कुछ ही नहीं कहा आपकी पार्टी ने, कोई सुन नहीं रहा उनकी, तभी तो उन्हें कोर्ट कचहरी में जाना पड़ रहा है। वरना पार्टी से बाहर जाकर पार्टी के आंतरिक मसलों को अगर आप कोर्ट कचहरी में निपटाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि जनता के मसलों को आप सीधे तरीके से उठा पाएंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। समय इतनी इजाजत देता है, बहुत बहुत शुक्रिया। मोनिका जी हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। लेकिन फिलहाल सवाल एक बार फिर से यही उठते हैं कि तमाम दोनों पार्टियों में कोहराम मचा हुआ है, घमासान मचा हुआ है। नजदीक है आगामी विधानसभा चुनाव, और इस समय में अगर पार्टियों में इसी तरीके से गुटबाजी और आंतरिक कलह देखने को मिलेगी तो विधानसभा चुनावों में समीकरण वाकई देखते ही बनते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।